Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello my dear students, welcome back to our channel Fundamental Pharmacy. If you are new on our channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you will never miss any single video from my side. My dear students, today we are going to see another pharmacist exam paper which is conducted recently. As you can see, Employee Selection Board Madhya Pradesh, Employee Selection Board Madhya Pradesh or Employee Selection Board Bhopal, Madhya Pradesh. So this board has conducted recently one exam, Group 5, Staff Nurse, Pharmacist, etc. etc. So out of that, we are going to see Pharmacist exam paper, which is being conducted on 25th of June 2023. So 25 जून 2023 को ये पेपर हो चुका है शिफ्ट 2 में. ओके, पेपर है सी, पेपर कोड है सी, मतलब वहाँ पे पेपर कोड होता है ना, क्वेश्चन पेपर सेट ए, सेट बी, सेट सी. तो ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है. ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एंड स्टाफ फार्मासिस्ट और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट. सो वी आर गोइंग टू सी. बहुत बार मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पेपर का पार्ट होता है दो पार्ट. पहला होता है आपका टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट मतलब क्या है, जो फार्मा का पार्ट है या फिर फार्मेसी के क्वेश्चन आएंगे. इट इज आल्सो नोन एज अ डोमेन पार्ट. सो ये जो पेपर है उसमें से 75 क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल पार्ट में के थे, दैट इज फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, एंड 25 क्वेश्चंस जो है ना वो थे नॉन टेक्निकल पार्ट. तो नॉन टेक्निकल पार्ट मतलब क्या है, नॉन टेक्निकल पार्ट मतलब उसमें आएगा आपका इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स. तो इसमें क्या आता है, या इस पेपर में आया है 25 क्वेश्चंस. तो हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम के पेपर में वो अलग अलग रहता है कि किसमें 50-50% रहता है या किसमें 60-50% रहता है. रिसेंटली जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डीमर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें 60% पेपर जो था वो नॉन टेक्निकल का था एंड 40% टेक्निकल का था. सो ये जो जबलपुर में एग्जाम हुआ था 25 जून को 2023, ग्रुप 5, okay, staff nurse and staff pharmacist. So we are going to see that. I am not going to explain you non-technical part. जो non-technical part वाले questions है वो हम नहीं देखने वाले. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको explain करने वाला हूँ technical part. जो pharmacy background के question होते हैं वही question मैं आपको explain करने वाला हूँ. Question number 26 से ये technical part के questions जो है वो start होते हैं. So we will see, as you can see on the screen, question number 26. चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को. सो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो देखो पूछा है डिसएडवांटेज क्या है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का. विल सी द ऑप्शंस. देखो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में दिया है दे आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन द ड्रग्स इन द कन्वेंशनल ड्रग फॉर्म. ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कॉस्टलियर होता है जो कन्वेंशनल ड्रग फॉर्म होते हैं जैसे टैबलेट कैप्सूल. तो ये ऑप्शन ए में ये दिया है. ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी दे फेल्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्ड डोसेज बाय फॉरगेटफुल पेशेंट. तो जो भुलक्कड़ पेशेंट है उसमें जो चांसेस होता है डोसेज मिसिंग का, तो वो फेल होता है उसमें. ऑप्शन सी में दिया है दे कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन अ नाइट व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग. ऑप्शन डी में दिया है दे फेल टू मेंटेन द थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देखो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको वो मालूम होना चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. डिसएडवांटेज पूछा है ना आपको, तो आपको डिसएडवांटेज पूछा है बेसिकली. देखो यहाँ पे इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्वेश्चन में ये है. ऑप्शन ए में दिया है दे कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन drug used in the conventional drug dosage. Okay, then option B में दिया है they fails to reduce the chances of missed dosage by forgetful patient. Option C में दिया है they cannot be administered in the night while patient is sleeping. Option D they fails to maintain the therapeutic effect for longer period of time. Right? So how it is very simple है, बहुत ही simple है. आपको सिर्फ लॉजिक देखना है क्वेश्चन में. देखो ऑप्शन डी है आपका दे फेल्स टू मेंटेन द थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में तो ये फेल कैसे हो सकता है टू मेंटेन अ थेरेपेटिक इफेक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड. तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा.
देन ऑप्शन सी में क्या दिया है, दे कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन अ नाइट व्हाइल पेशेंट इज स्लीपिंग। पहले ही एडमिनिस्टर कर लो वो डोसेज और सो जाओ तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है दे फेल टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्ड डोज बाय फॉरगेटफुल पेशेंट। जो ब्लोकेड पेशेंट है उनमें ये रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मिस डोसेज। तो जो ब्लोकेड है तो उसका तो मिस होगा ही होगा, तो ये एडवांटेज कैसे हो सकता है, तो दिस एडवांटेज कैसे हो सकता है। और ऑप्शन ए में दिया है दे आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर देन ड्रग्स इन अ कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So option A is the correct answer for this. So which of the following is the disadvantage of oral drug delivery system? So obviously oral drug delivery system जो है they are a costlier dosage form than conventional dosage forms like tablet capsule. ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जैसे ओरोज, येलो ओरोज वगैरह वगैरह, जो टैबलेट है आपका कन्वेंशनल टैबलेट कैप्सूल उससे महंगा होता है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27। देखो पूछा है which of the following is not correct about the base। which of the following is not correct about the, तो बेस जो है उसका क्या करेक्ट नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है पीएच इज ऑलवेज मोर देन 7। ऑप्शन बी दिया है दे हैव बिटर टेस्ट। ऑप्शन सी दे टर्न्स लिटमस पेपर टू द ग्रीन। ऑप्शन डी में दिया है बेसिस डू नॉट शो रिएक्शन विद द मेटल। तो बेसिकली पूछा क्या है कि बेसिस जो होते हैं एसिड एंड बेस, बेस जो होता है बेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। तो देखो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय बेस, बेस का रिएक्शन क्या होता है। सो सिंपल है, लिटमस पेपर में अगर देखिए सो इफ पीएच इज लेस देन 6 इट इज नोन एज अ एसिड, इफ पीएच इज मोर देन 7 इट इज नोन एज अ बेस। सो ऑब्वियसली सो पीएच ऑलवेज मोर देन 7 इट इज करेक्ट फॉर बेस। ओके, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देन दे हैव अ बिटर टेस्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेसिस विल हैव बिटर टेस्ट। ऑप्शन सी में दिया है दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू द ग्रीन। रेड लिटमस ग्रीन नहीं करेगा, तो एसिड जब होगा तो वो उसका लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो उसका एसिड का लिटमस पेपर आपको आएगा रेड। तो एसिड विल गिव यू रेड कलर विद द लिटमस पेपर। ओके, बेस विल गिव यू ब्लू कलर विद द लिटमस पेपर। बेस जो है वो ब्लू कलर देता है, blue color with the litmus paper. Okay, so base will give you blue color, remember। Okay? Now पूछा क्या है कि which of the following is not a correct about the bases। तो पहला ऑप्शन है pH more than 7, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। they have bitter taste, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। they turn litmus paper to green, तो बेसिस ग्रीन नहीं करते, बेसिस करते हैं ब्लू, ठीक है। basis when litmus paper is tested for a base containing solution it will turn a red litmus to the blue litmus। okay, remember। now next ऑप्शन क्या है लास्ट वाला, bases do not show a reaction with the metal। तो bases मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं देते ऐसा उनका कहना है, लेकिन बेसिस मेटल के साथ में रिएक्शन देते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन क्या है, which of the following is not correct about the basis। option A pH is always more than 7, it is correct। they have bitter taste, yes it is correct। they turn red litmus to the green, this statement is incorrect। so the answer for this question is this, option C। now let's see the next question। next question देख लेते। next question देखो क्या है, which are the elixirs। क्वेश्चन पूछा है which are the elixirs। इलिक्सिर्स क्या होते हैं, ठीक है, इलिक्सिर्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है देखो यहाँ पे which are the elixirs। क्वेश्चन में क्या पूछा है which are the elixirs। ऑप्शन ए दिया है नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन। ऑप्शन बी दिया है हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन। ऑप्शन सी दिया है अल्कोहलिक प्रिपरेशन एंड ऑप्शन डी दिया है एक्वियस प्रिपरेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय elixir, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ elixir। सो elixir is nothing but the liquid dosage form containing hydroalcoholic preparation। in this there will be water as well as alcohol, so they are the hydroalcoholic preparation and usually consist of a potent drug। ठीक है, पोटेंट ड्रग जो जिसका डोज बहुत ही कम होता है ऐसे ड्रग होंगे उसमें। एंड दे आर द फ्लेवर्ड प्रिपरेशन, फ्लेवरिंग एजेंट होगा उसमें, स्वीटनिंग एजेंट होगा, राइट।
सो स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स आर एडेड एंड दे आर द हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन, तो इसमें तो अल्कोहल होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी में दिया है अल्कोहलिक प्रिपरेशन, सिर्फ अल्कोहलिक नहीं होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल। सो हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम्स। सो व्हाट आर द इलिक्सिस? Elixirs are nothing but the hydroalcoholic preparation. So what will be the correct answer for this question? So option B, hydroalcoholic preparation. This is the correct answer. Okay. So इसमें elixirs में क्या होता है, अल्कोहल भी होता है और वाटर भी होता है, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, उसमें स्वीटनर ऐड किया जाता है और उसमें पोटेंट ड्रग होता है जिसका डोज बहुत ही कम है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ अमीट्रिप्टिलिन। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ अमीट्रिप्टिलिन। अमीट्रिप्टिलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या नहीं है, साइड इफेक्ट ऑफ अमीट्रिप्टिलिन। नॉट, देखो ये वर्ड जो होते हैं नॉट, एक्सेप्ट, ऑड, इवन, अब्सेंट, ये वाले वर्ड्स जो है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नहीं है, पूछा है कि कौन सा साइड इफेक्ट अमीट्रिप्टिलिन का नहीं है। तो मतलब समझो, वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवर्स इफेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट, नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ अमीट्रिप्टिलिन। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय अमीट्रिप्टिलिन। अमीट्रिप्टिलिन क्या है? सो इट इज a drug used in the treatment of it is a drug used in the treatment of depression. It is an anti-depressant drug. क्या है ये? Anti-depressant drug. So it is an antidepressant. What is the mechanism? So mechanism of this amitriptyline is nothing but it will prevent the reuptake of catecholamines. जैसे noradrenaline होता है, dopamine होता है. So they will prevent the reuptake of noradrenaline and dopamine. Dopamine का noradrenaline का reuptake बढ़ाता है। ओके, कैटेकोलामाइन 5-HT का भी। सो अमीट्रिप्टिलिन इट बिलोंग्स टू ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैटेगरी। ये इसका कैटेगरी क्या है, क्लास क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग जो होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, दे हैव एडवर्स इफेक्ट नोन एज दे हैव कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है बिकॉज ऑफ द स्टिमुले बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द लेवल ऑफ योर कैटेकोलामाइन्स, तो कोलिनर्जिक सिस्टम का एडवर्स इफेक्ट होता है एंटी कोलिनर्जिक से। सो ड्राइनेस ऑफ माउथ आएगा उसमें, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन आएगा उसमें, यूरिनरी रिटेंशन आएगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन आएगा। सो दिस एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमीट्रिप्टिलिन इज बिकॉज ऑफ द blocking of cholinergic system. So they also act as an anticholinergic. That's why dryness of mouth, constipation, sexual dysfunction, fine tremors. देखो क्वेश्चन में पूछा है which of the following is not an adverse effect of amitriptyline। ऑप्शन ए में क्या दिया है, फाइन ट्रिमर्स। ऑप्शन ए दिया है फाइन ट्रिमर्स, ऑप्शन बी दिया है ड्राई माउथ, ऑप्शन सी दिया है वेट लॉस, ओके, और ऑप्शन डी दिया है कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन डी में दिया है कॉन्स्टिपेशन। देखो जैसे मैंने पहले बोला आपको, so amitriptyline is an antidepressant. It is a tricyclic antidepressant, will prevent the reuptake of noradrenaline and dopamine and 5-HT. So it also has an anticholinergic effect. ये anticholinergic है and that's why it produces the constipation. That's why it produces the dryness of mouth. Okay, it produces the urinary retention. तो ये तो adverse effect हो गए उसके। So adverse effect क्या क्या है amitriptyline के, आपको होना चाहिए। So fine tremors is the adverse effect of amitriptyline. Dryness of mouth is a adverse effect of amitriptyline. Constipation or urinary retention, constipation and urinary retention, it is also adverse effect of your amitriptyline. But weight loss, so weight loss is not adverse effect of amitriptyline. बजाय weight loss के ये weight gain करता है. So weight gain is the adverse effect of amitriptyline, not of weight loss. क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखा which of the following is not a side effect of amitriptyline। amitriptyline का साइड इफेक्ट होता है वेट गेन, वेट लॉस नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो which of the following is not a adverse effect of amitriptyline? weight loss is not a adverse effect of amitriptyline। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स इनकरेक्ट। तो आपको ये इनकरेक्ट जो वर्ड है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस इनकरेक्ट वर्ड, जो करेक्ट नहीं है इसका मतलब है करेक्ट नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मेजरमेंट। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं उन्होंने, उसका इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। सो पहला ऑप्शन क्या दिया है, देखो 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml, 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml। ऑप्शन बी में दिया है 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। ऑप्शन सी में दिया है 1 pint इज इक्वल टू 480 ml। ऑप्शन डी में दिया है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.5 ml। चलो ऑप्शन का पूरा एनालिसिस करते हैं। 1 ड्रॉप कितना होता है, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml और 0.05 ml, उतना बोल सकते हो आप। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.05 ml और 0.06 ml। तो ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये करेक्ट है, इसमें कोई घबराना नहीं है। तो ये वेट्स एंड मेजर क्या है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml और 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.05 ml, ठीक है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ 1 pint इज इक्वल टू 480 ml, ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 1 pint इज प्लस माइनस है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकती कि पूरा करेक्ट है। सो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वो 0.05 मिलते हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.05 ml, 1 pint इज इक्वल टू 480 ml, ये भी करेक्ट है। 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू 5 ml, आपका जो टीस्पून होता है उसमें 5 ml, ये करेक्ट है। 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml, यहाँ पे क्या दिया है 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml। लेकिन बॉस 1 ounce कितना होता है, 1 फ्लूइड ounce होता है 30 ml, 1 फ्लूइड ounce इज इक्वल टू 30 ml, 1 फ्लूइड ounce इज इक्वल टू 30 ml। लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.5 ml, ये करेक्ट है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 1 pint इज इक्वल टू 480 ml, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू 5 ml, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml, ये क्या है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 1 ounce कितना होता है 30 ml होता है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सो 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml, दिस इज द इनकरेक्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो वही तो पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml होता है, 25 ml। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या पूछा है, देखो पूछा है, देखो क्या पूछता है वो, देखो पूछा है which of the following is other name of platelet, which of the following is other name of platelet। तो सिंपली है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पूछा है कि अदर नेम क्या है, किसका, प्लेटलेट का, ठीक है। प्लेटलेट क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आर द ब्लड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड का क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो देखो पूछा है which of the following is another name of platelet। प्लेटलेट का बेसिकली यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, चौथा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। तो आपको पूछा क्या है कि प्लेटलेट का सिनोनिम क्या है, तो देखो ऑप्शन ए क्या है, इरिथ्रोसाइट। सो इरिथ्रोसाइट मतलब क्या है, आरबीसी। सो इरिथ्रोसाइट इज अ सिनोनिम फॉर आरबीसी, ओके, आरबीसी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर नहीं बोलने वाला, आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसमें एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो इरिथ्रोसाइट्स दे आर नोन एज आरबीसी और रेड ब्लड सेल। देन फाइब्रोसाइट्स मतलब क्या, यहाँ पे कुछ अलग अनयूजुअल सेल डेवलप होंगे, फाइब्रोसाइट्स, फाइबर मतलब ये। तो इट इज इररिलेवेंट टर्म फाइब्रोसाइट्स, ये क्वेश्चन से इररिलेवेंट है। तो ये तो फाइब्रोसाइट्स मतलब एक पर्टिकुलर सेल होते हैं, फाइब्रस टाइप ऑफ सेल। देन ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी में दिया है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब क्या, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो नोन एज अ leukocytes, okay, WBCs are also known as a leukocytes, WBCs are known as a leukocytes। लास्ट में ऑप्शन में दिया है thrombocytes। so what do you mean by thrombocytes? Thrombocytes they are known as a platelet, thrombocytes they are known as a platelet। so यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, so another name of platelet is nothing but the thrombocyte। so what is the role of platelets और thrombocyte, इसका रोल क्या होता है, they are involved in the clotting, blood clotting process।
ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व होता है। विदाउट थ्रोम्बोसाइट ब्लड विल नॉट बी क्लॉट। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, ओके, प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। So option D is the correct answer for this. Which of the following is another name of platelet? Option D thrombocytes. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, पूछा है which of the following, इसको थोड़ा सा मैं, so which of the following determined in the buffer solution, which of the following is determined by, क्वेश्चन देखो, which of the following, question number 32, which of the following is determined in the buffer solution by Henderson-Hasselbalch equation। देखो पूछा है कि Henderson-Hasselbalch equation जो है उसका यूज करके क्या मेजर किया जाता है। So which of the following is determined in a buffer solution by Henderson-Hasselbalch equation। तो जैसे आपको ये इक्वेशन के बारे में पूछा है, Henderson-Hasselbalch equation, so it is the equation to measure the pH of the solution। pH मेजर करने के लिए होता है। So in the buffer solution, okay, so what is the equation, pH minus pKa is equal to log of unionized and ionized fraction of that particular, ये होता है Henderson-Hasselbalch equation। So the equation is utilized for the measurement of pH, okay, measurement of pH। देखो ऑप्शन ए में दिया है नंबर ऑफ फ्री आयंस, ऑप्शन बी में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ऑप्शन सी में दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन डी में दिया है pH वैल्यू। सो Henderson-Hasselbalch equation is utilized for the measurement of pH in the buffer solution, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। So what do you mean by buffer? So buffer is nothing but a solution of weak acid and its salt। तो weak acid और उसका salt जो है उससे ये buffer solution बनता है। Buffer is nothing but the solution of weak acid and its salt। Henderson-Hasselbalch equation is to measure the pH value of buffer। Buffer is nothing but the a solution in which there is a weak acid and its salt, and buffer solution will resist the small change in the pH when small volume of acid or bases are added in the buffer solution। So buffer solution का यूज क्या होता है, टू रेजिस्ट द pH चेंज। ये pH चेंज नहीं होने देगा कुछ हद तक अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो अगर वीक एसिड उसमें ऐड कर दिया तो एसिडिक pH हो जाएगा, लेकिन बफर नहीं होने देगा। बेस अगर ऐड करेंगे तो बेसिक pH हो जाएगा, लेकिन बफर नहीं होने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड इन द बफर सॉल्यूशन बाय Henderson-Hasselbalch इक्वेशन, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या मेजर करते हैं बफर सॉल्यूशन का बाय यूजिंग Henderson-Hasselbalch इक्वेशन। तो pH वैल्यू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं नया वाला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। which is the name, what is the name of solution which raises the pH on dilution or addition of small amount of acid or base। देखो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका है मैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 33, what is the name of solution which resist the change in the pH on dilution or addition of small amount of strong acid or strong base। तो ये तो क्या पूछा है, डेफिनेशन पूछा है। डेफिनेशन क्या है, बफर का डेफिनेशन क्या है, बफर सॉल्यूशन मींस ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और इट्स सॉल्ट which will resist the pH change upon addition of small amount of acid or base। देखो ऑप्शन ए में दिया है बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी में दिया है हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी में दिया है होमोजेनस सॉल्यूशन, ऑप्शन डी में दिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड और इट्स सॉल्ट, वीक बेस और इट्स सॉल्ट, which will resist the change in the pH upon addition of small amount of strong acid or strong base। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान दो, मैं तो वैसे ही पढ़ सकता हूँ कि कौन सा करेक्ट आंसर है कौन सा नहीं, वो तो इमीडिएटली से पता चलता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सके और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, which of the following is not a drug
सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल। देखो सोर्सेस ऑफ ड्रग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल। ठीक है, कौन सा जो है ड्रग जो है जो एनिमल से नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल, तो एनिमल सोर्स से कौन सा ड्रग नहीं आता, ऐसा इसका मतलब है। चलो ऑप्शन ए में देख लेते। ऑप्शन ए में दिया है बीज वैक्स, ऑप्शन बी में दिया है जिलेटिन, ऑप्शन सी में दिया है कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन डी में दिया है एस्बेस्टोस। तो आपको सोर्सेस ऑफ ड्रग है ना, मोस्टली ड्रग कहाँ से आता है, ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट, एक होता है नेचुरल सोर्स, सो इन द दैट इज अ प्लांट सोर्स। ओके, एक तो प्लांट से आएगा आपका ड्रग, जैसे अल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड्स आता है, सो प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग, प्लांट सोर्स से मोस्ट ऑफ द ड्रग दे कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्स, ये आएगा प्लांट। दूसरा सोर्स क्या होगा आपका, दूसरा सोर्स है आपका एनिमल सोर्स। सो रिमेंबर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। ठीक है, प्लांट सोर्स से आएगा एक आपका, जैसे अल्कोलाइड्स ग्लाइकोसाइड टर्पेनॉइड्स टेनिन्स, ये प्लांट से आता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका एनिमल सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स से आता है बीज वैक्स, जिलेटिन, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, ये सब एनिमल सोर्स आता है। और तीसरा आता है आपका सोर्स, तीसरा है सोर्स मिनरल सोर्स। तीसरा क्या सोर्स होता है आपका, मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स से कौन सा आएगा आपका, फॉर एग्जांपल एस्बेस्टॉस, देन कैल्शियम, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो आयंस होते हैं लिथियम वगैरह, वो सब आता है मिनरल सोर्स से। ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल, तो एनिमल सोर्स से कौन सा नहीं है, तो बीज वैक्स का आता है, कहाँ से आता है, एपिस एडीज, बीज से आता है, बीज एनिमल सोर्स। जिलेटिन कहाँ से आता है, फ्रॉम द बोन्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल, तो ये भी एनिमल सोर्स है। कॉड लिवर ऑयल कहाँ से आता है, तो फिश से आता है, फिश क्या है, एनिमल सोर्स। लेकिन एस्बेस्टॉस क्या है, इट इज अ ड्रग और इट इज अ फार्मास्यूटिकल एड obtained from mineral sources. So remember यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द ड्रग और pharmaceutical aid which is not obtained from animal. So this is obtained from mineral sources. Clear? Now we'll see the next question. Question number 35. Question number है 35. देखो क्वेश्चन में पूछा है which of the following respiratory stimulant act by reflex action. क्या पूछा है, which of the following respiratory stimulant act by reflex action, तो कौन सा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग है जो रिफ्लेक्सली एक्ट होता है। सो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्ट्स बाय रिफ्लेक्स एक्शन। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इटिमिजोल, दूसरा ऑप्शन दिया है लोबेलिन, तीसरा ऑप्शन दिया है कैफीन एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी बेमेग्राइड। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए इसका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है, क्या कितने ड्रग्स है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। सो पहला एक आता है दोज स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, सो दोज ड्रग व्हिच विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, तो कौन से ड्रग है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। सो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग व्हिच स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, so that is nothing but the itimizole is a respiratory center stimulant. Okay, then this bemegride is a respiratory center stimulant, caffeine is also respiratory center stimulant. तो ये तीन ड्रग है इटिमिजोल, कैफीन एंड बेमेग्राइड, ये तीनों भी क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, आपके ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसको ये स्टिमुलेट करते हैं और बाद में क्या करते हैं, इसका स्टिमुलेट होने के बाद में रेस्पिरेशन को स्टिमुलेशन होता है। इटिमिजोल, कैफीन एंड बेमेग्राइड दे आर द रेस्पिरेटरी सेंट्रल स्टिमुलेंट। लोबेलिन ऑप्शन बी में जो दिया है लोबेलिन, ये क्या है, इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, ये क्या है, रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट, ये होता है रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट। सो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द ऑप्शन बी। सो देखो पूछा था आपको which of the following respiratory stimulant act by reflex action. So this respiratory stimulant known as a lobelia obtained from plant lobela, it is a alkaloid like nicotine की जैसे alkaloid होता है lobelia, so it is obtained from plant, it is a reflex stimulant of respiratory system. Okay, clear?
नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा है, कुछ भी पूछते हैं वो लोग पागल। तो देखो पूछा है, हु मेंटेन्स द सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। तो क्या पूछा है, सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करता है फार्मासिस्ट का इन इंडिया। ये क्वेश्चन है आपका जूरिस्प्रूडेंस में का, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया, हु मेंटेन्स द सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट इन इंडिया। देखो इंडिया में सेंट्रल रजिस्टर, देखो दो दो तीन टाइप के रजिस्टर होते हैं, सेंट्रल रजिस्टर होता है, स्टेट रजिस्टर होता है, ठीक है। सो स्टेट रजिस्टर जो होता है दैट इज मेंटेन्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। अभी सेंट्रल रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, फिर सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है पहले देख लो। ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी में दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी में दिया है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसका क्या संबंध है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मेसी के रिगार्डिंग, कुछ भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। तो ये तीनों का भी कोई भी संबंध नहीं है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो संबंध किसका है, फार्मेसी काउंसिल। सेंट्रल रजिस्टर है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर स्टेट रजिस्टर है, ओके, तो उसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा। तो ये बाकी आयुष वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थे, ठीक है। सो ऑल दीज आर द कंफ्यूजिंग। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्टर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्टर। उसका फंक्शन होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने फंक्शन होते हैं, तो पहला फंक्शन उसका वही होता है, टू मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्टर, ओके। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन देखो, टू मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ओके। सेकंड फंक्शन होता है, सेकंड टू ऑथराइज और टू अप्रूव द कॉलेजेस इन द इंडिया। जो फार्मेसी कॉलेज होते हैं उसको अप्रूवल देना, डिसअप्रूवल करना, वो सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, ठीक है। थर्ड का फंक्शन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन क्वालिफिकेशन। जो फॉरेन का फार्मासिस्ट है उसका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करना उसका काम है, टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन क्वालिफिकेशन, ओके। मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर इज द फंक्शन टू गिव ऑथराइजेशन टू द different colleges of pharmacy is also function of central council of india. Then also to recognize the foreign qualification is the function of pharmacy council of india. Again, to lay down the standards for the education in the india is the function of pharmacy council of india. So ये pharmacy council of india के सब function है। correct answer is nothing but the option a, pharmacy council of india. Now we'll see the next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, व्हाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अ टैबलेट। देखो ये क्वेश्चन है आपका टैबलेट चैप्टर में का, एंड पर्टिकुलरली उसमें का भी है शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट। शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट तो क्या है शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसके इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। व्हाट इज द क्वेश्चन, द सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टैबलेट। ऑप्शन ए में दिया है देखो, टू अवॉइड द डिटोरियोरेशन टू द माइक्रोबियल अटैक। ऑप्शन ए दिया है टू अवॉइड डिटोरियोशन टू माइक्रोबियल अटैक, टू अवॉइड द डिटोरिएशन टू द माइक्रोबियल अटैक। ऑप्शन बी में दिया है टू इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ द टैबलेट। ऑप्शन सी में दिया है टू प्रिवेंट द सोलिबिलिटी इन द एसिडिक मीडियम। ऑप्शन डी में दिया है टू अवॉइड द स्टिकीनेस, ठीक है। सबसे पहले शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट क्या होता है, इसके स्टेप्स कितने होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज नथिंग बट सीलिंग। पहला स्टेप होता है सीलिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सील कोटिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सील कोटिंग, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन द टैबलेट कोट, दैट इज द पर्पज ऑफ सील कोटिंग। दूसरा स्टेप होता है शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट का सब कोटिंग। पहला होता है सील कोटिंग, दूसरा होता है सब कोटिंग। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ सब कोटिंग, सो पर्पज ऑफ सब कोटिंग इज नथिंग बट द increase the bulkness of tablet, to increase the bulkness of tablet. And another purpose of sub coating is nothing but the to round the edges of tablet, to increase the bulk of tablet, to round the edges of tablet. And in this sub coating tablet weight can be increased up to 50 to 100%। इसमें 50 से लेके 100% भी टेबलेट का वेट बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें आपका आंसर मिल गया होगा आपको।
लेकिन थर्ड स्टेप क्या होता है शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट का? सो फर्स्ट स्टेप इज सील कोटिंग, सेकंड स्टेप इज सब कोटिंग, थर्ड स्टेप इज नथिंग बट द स्मूथिंग. Third step is nothing but the smoothing, or it is also known as a smoothing or coloring. Third step of sugar coating is nothing but the smoothing or coloring. तो इसमें क्या है, what is the purpose? To impart a desired color to a tablet. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला होगा सीलिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन, दूसरा होगा सब कोटिंग, ठीक है, स्मूथ सब कोटिंग. ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब कोटिंग? Or subcoating is also known as smoothing. What is the purpose? To increase the bulkiness of tablet or to round the tablet edges. Third step होता है आपका coloring और smoothing, ठीक है. So what is the purpose? To impart a desired color to a tablet. Fourth step होता है आपका polishing. Fourth step होता है आपका finishing होता है. और लास्ट में आता है polishing में क्या यूज करते हैं? कार्नोबा वैक्स और beeswax. So I have explained you here the full process of sugar coating of tablet. Why subcoating is provided on a tablet? The option correct answer is the to increase the bulk size of tablet. ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर होगा? To increase the bulk size of tablet. ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करो, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए. So why subcoating is provided on a tablet? To increase the bulk of tablet. Now we'll see the next question. चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन. देखो नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. क्या पूछा है? हाउ मेनी चैम्बर्स द हार्ट ऑफ मैमल हैज. मैमलियन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. हाउ मेनी चैम्बर्स द हार्ट ऑफ मैमल हैज. मैमलियन चैम्बर में कितने हार्ट होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 6, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 4. तो याद रखो आपका जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स. ठीक है, 4 चैम्बर्स. कौन से होते हैं मैं बोलता हूँ आपको. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर्स होंगे? 4 होंगे. कौन से 4 होंगे मैं बोलता हूँ. तो देखो यहाँ पे होगा आपका राइट एट्रियम. ठीक है, राइट एट्रियम और ऑरिकल, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल. ठीक है, यहाँ पे होगा वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. यहाँ पे होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट और इन द मैमलियन हार्ट. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. तो जैसे मैंने बोला है आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली. ऐसे टाइम पास बोल के क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना, ये अपना काम नहीं. हाउ मेनी चैम्बर्स इन द मैमलियन हार्ट? 4 चैम्बर्स. चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. देखो पूछा है which of the following is not a heat process, in the pharmaceutics, which of the following is not a heat process in the pharmaceutics. ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है देखो डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी दिया है डेसिकेशन, ऑप्शन सी दिया है एनालिंग एंड ऑप्शन डी दिया है एक्सिकेशन. तो देखो हीट प्रोसेस क्या क्या आता है आपका. हीट प्रोसेस मतलब आपका आता है ड्राइंग आता है आपका, इवेपोरेशन आता है आपका, डिस्टिलेशन आता है आपका, डेसिकेशन आता है आपका, एक्सिकेशन भी आता है, और देयर आर फ्यूजन भी आता है. बहुत सारे ड्राइंग प्रोसेस है, हीट प्रोसेस है. तो मैकेनिज्म क्या होता है हीट का? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन किस में होता है? जब मेटल से हीट ट्रांसफर होता है तो उसको बोलेंगे कंडक्शन. कन्वेक्शन मतलब वाटर हीटिंग, जब वाटर हीट करते हो वाटर हीटर से, तो वार्मर पोर्शन जो होता है ऊपर होता है, कूलर पोर्शन नीचे होता है, दैट इज अ कन्वेक्शन. एंड रेडिएशन मतलब क्या? रेडिएशन ऑफ हीट थ्रू, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए रेज, यूवी रेज, आईआर, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सन रेज. सो रेडिएशन. देयर आर लॉट ऑफ हीट प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन, डेसिकेशन, excitation, drying, evaporation, distillation, crystallization, right? But annealing is not a heat process. Annealing जो है ना ये heat process नहीं होता. So correct answer for this question is nothing but option number C, annealing. So annealing is not a heat process. आपको यहाँ पे याद रखना है annealing is not a heat process. Correct answer is annealing. चलिए देख लेते हैं next question. Question number 40. देखो क्वेश्चन नंबर 40 बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में. ओके, ये जीपैट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है, जीपैट में भी आ चुका है ये
क्वेश्चन जीपैट 2019 में भी आ चुका है और अभी ये फार्मासिस्ट का एग्जाम का पेपर है उसमें भी आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है, देखो, हु कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी टर्म किसने कॉइन किया है? ना आपने किया है ना मैंने किया है, ठीक है, ये किसी साइंटिस्ट ने किया है। तो कौन है वो साइंटिस्ट? देखो, ऑप्शन ए में दिया है सिडलर, ऑप्शन बी में दिया है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी में दिया है अरिस्टोटल और ऑप्शन डी में दिया है क्रिश। ऑप्शन डी में दिया है क्रिश। तो देखो हर एक का, देखो, हिप्पोक्रेट इज नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। अरिस्टोटल ने भी वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, अरिस्टोटल ने भी कंट्रीब्यूशन किया है फार्मेसी में। फादर ऑफ फार्मेसी इज नोन एज अ गैलन। गैलन जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी है। ओके, मॉडर्न मॉडर्न फार्मेसी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी वो कौन है? गैलन है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स और फादर ऑफ फार्मेसी गैलन बोलते हैं अपन। गैलन इज फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी होता है सीए, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी होता है शिमिट, ओसवाल्ड शिमिटबर्ग, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो वैसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी सिडलर होता है। सो सी ए सिडलर कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ए सिडलर कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी, ठीक है। ये क्वेश्चन जीपैट 2019 में भी आ चुका है। जीपैट 2019 में भी ये आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, यहाँ पे क्या है? कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। सो सी ए सिडलर कॉइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, कौन गठित करता है? सो हु कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई का गठन कौन करता है? पहला ऑप्शन में दिया है देखो हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन में दिया है देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन में दिया है स्टेट गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन में दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलो अभी एक एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पे देखना है आपको, एक एक ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दे दिया है हाई कोर्ट। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा ना, तो ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? फार्मेसी काउंसिल थोड़ी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो स्टेट काउंसिल करेगा। देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गठित करता है किसका? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। एंड दैट्स व्हाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रल काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रल काउंसिल। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्लियर। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखो पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेंशियल विटामिन्स आर देयर। देखो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी एसेंशियल विटामिन्स आर देयर, तो कितने एसेंशियल विटामिन्स है। तो देखो एसेंशियल विटामिन्स, देखो विटामिन्स मतलब क्या? वाइटल अमाइंस। विटामिन का डेफिनेशन होता है वाइटल अमाइंस। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइटल प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो कितने होते हैं एसेंशियल विटामिन्स? दे आर 13। तो एसेंशियल विटामिन आपके जो है ना वो 13 होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है उसमें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन आते हैं जैसे विटामिन B1, B2, विटामिन B5, नियासिन, ठीक है, ऐसे। उसमें विटामिन सी भी आता है, वाटर सोल्युबल विटामिन। उसके बाद में लिपिड सोल्युबल विटामिन भी जो है विटामिन ए, विटामिन डी, ये भी क्या है? इसेंशियल विटामिन, सब इसेंशियल। तो देयर आर 13 नंबर ऑफ विटामिन्स व्हिच आर नोन एज इसेंशियल विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो इसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन ए 13। तो ऑप्शन में भी बी में दिया है 27, ऑप्शन सी में दिया है 14, ऑप्शन डी में दिया है 20। तो ये नहीं है, 13 विटामिन्स आर इसेंशियल। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा है क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखो ये भी क्या है? क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके फार्माकोलॉजी का। क्लासिफिकेशन आपको बाय हार्ट याद ही होना चाहिए, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखो पूछा है लॉन्गेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम तक कौन एक्ट करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है लिग्नोकेन, ऑप्शन बी में दिया है डाइब्यूकेन, ऑप्शन सी में क्लोरप्रोकेन, ऑप्शन डी में कोकेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ऑप्शन, कौन सा आंसर होगा? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद रखना है आपको।
सो शॉर्ट एक्टिंग पहला होता है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग कौन है? शॉर्ट एक्टिंग वाले ये दो है, क्लोरप्रोकेन एंड कोकेन। ये क्या है? शॉर्ट एक्ट। ठीक है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन है? लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो बचा क्या है? डाइब्यूकेन। तीसरा ऑप्शन होता है लॉन्ग एक्टिंग। सो देयर आर थ्री क्लास ऑफ योर लोकल एनेस्थेटिक डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे लोकल एनेस्थेटिक का क्लास होता है तीन। शॉर्ट एक्टिंग जिसमें आता है क्लोरप्रोकेन एंड कोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसमें आता है लिग्नोकेन, ब्यूटाकेन, ब्यूलाकेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा आता है लॉन्गर एक्टिंग। लॉन्गर एक्टिंग में आता है आपका डाइब्यूकेन। क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, that is dibuken. Dibuken is the longest duration of action. So dibuken is the local anesthetic which is having longest duration of action. Longest duration of action. Now we'll see the question number. Next question number 44. देखो पूछा है which type of distillation method is shown in the picture given below. ठीक है। ये जो फोटो दिया है उन्होंने, ये जो फोटो पिक्चर दिया है उसमें कौन सा डिस्टिलेशन मेथड दिया है ऐसा पूछा। which distillation method is given, which type of distillation method is shown in the picture given below। ये जो फोटो है इसमें कौन सा डिस्टिलेशन मेथड है? तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन ए दिया है सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, ऑप्शन ए दिया है सिंपल डिस्टिलेशन। ऑप्शन बी दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन सी दिया है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल, ऑप्शन सी स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ये इमेज को मैं फिर से आपको एक बड़ा कर देता हूँ एक बार। यू कैन सी ओवर हियर, ये होता है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं कंडेंसर। जो पार्ट है उसको बोलते हैं कंडेंसर। ये होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये होगा कंडेंसर। तो कंडेंसर कौन सा है? देखो सिंपल कंडेंसर है आपका, ये कौन सा है? ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ फ्रैक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज नोन एज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग column. So fractionating column is used in the fractional distillation. Fractionating column किसमें यूज होता है? fractional distillation में। ठीक है। fractionating column is used in the fractional distillation. So that's why this distillation is a type of fractional distillation. ये कौन सा distillation है? It is a fractional distillation. So correct answer for this question is nothing but the fractional distillation, option B. Okay. So correct answer for this question is nothing but the ऑप्शन बी, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मालूम होना चाहिए। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल डोसेज हैज अ लोवेस्ट कॉस्ट। तो सबसे कम कॉस्ट किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म हैज अ लोवेस्ट कॉस्ट। पहले दिया है ऑप्शन लिनिमेंट, ऑप्शन बी दिया है कैप्सूल, ऑप्शन सी में दिया है टैबलेट, ऑप्शन डी में दिया है सिरप। देखो ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होता है ना उसका कॉस्ट सबसे कम होता है। सो लोवेस्ट कॉस्ट इज देयर ऑफ अ टैबलेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोवेस्ट कॉस्ट का है टैबलेट का, क्योंकि लिनिमेंट्स में आपको सॉलिड यूज करना पड़ेगा, कैप्सूल में भी आपको एम्टीजेटिन कैप्सूल यूज करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। सिरप में आपको क्या है कि लिक्विड हो, स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्टेबलाइजर्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, ये सब का झमेला है सिरप में और लिक्विड ओरल्स में। लिनिमेंट्स में भी वैसा ही झमेला है कुछ। कैप्सूल में क्या है कि जो जेलेटिन होता है एम्टीजेलेटिन वो महंगा होता है। टैबलेट क्या है फिर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव डोसेज फॉर्म इज नथिंग बट द टैबलेट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द ऑप्शन सी। सो लोवेस्ट कॉस्ट किसका होता है? टैबलेट का। याद रखो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी क्वेश्चन नंबर 46। देखो पूछा है, क्या पूछा है देखो, Indian Pharmacopoeia of India has adopted dash type of classification system। आईपी जो है इंडियन फार्माकोपिया उसमें ड्रग का क्लासिफिकेशन जो दिया है वो कौन से मेथड से दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है देखो केमिकल क्लासिफिकेशन है, या फिर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया है फार्माकोलॉजिकल, ऑप्शन डी में दिया है मॉर्फोलॉजिकल। तो इंडियन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स के लिस्टेड वो ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसा है? केमिकल क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेटिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल। सो मोस्ट ऑफ द फार्माकोपियाज they have adopted one method of classification of drug, and that is nothing but the alphabetical.
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट अल्फाबेटिकल। बहुत सारे जो फार्माकोपियर्स है उसमें कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द मलेरियल ट्रीटमेंट। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज नहीं किया जाता है? देखो नॉट के ऊपर आप ध्यान रखो, ये क्या है? नॉट, नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी में दिया है पायरेथ्रामाइन, ऑप्शन सी में दिया है क्विनिडीन, ऑप्शन डी में दिया है क्लोरोक्विन। तो देखो क्लोरोक्विन, क्विनिन एंड पायरेथ्रामाइन ये ड्रग्स क्या है? दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन द मलेरिया। ये मलेरिया में यूज किए जाते हैं दीज ड्रग। बट पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटीबायोटिक, तो ये मलेरिया में यूज नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो पेनिसिलिन इज बट इट इज नॉट यूज्ड इन द मलेरिया, नॉट यूज्ड इन द मलेरिया। मलेरिया में कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं? ये तीन यूज किए जाते हैं, पायरेथ्रामाइन, क्विनिडीन एंड क्लोरोक्विन। सो आउट ऑफ दैट क्विनिडीन इज आल्सो यूज्ड इन द कार्डियक अरिथमिया। क्विनिडीन क्या है? कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, ये कार्डियक अरिथमिया में यूज किया जाता है। सो इट इज आल्सो एंटी अरिथमिक ड्रग, क्विनिडीन इज आल्सो एंटी अरिथमिक ड्रग। और कौन से टाइप का है? इट बिलोंग्स टू क्लास 1, क्लास 1A, क्लास 1A एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग। ये क्लास 1A का है क्विनिडीन। क्लोरोक्विन क्या है? एंटी मलेरिया, पायरेथ्रामाइन एंटी मलेरिया, बट पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नाउ चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्या पूछा है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन द मेल्स। तो कौन सा सिम्टम नहीं है ऐसा पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एसटीडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है देखो, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो उस टाइम पे पेन होता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ये सिम्टम्स तो है। अगर आपको एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर कोई भी दूसरा एसटीडी हो गया, तो जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपको पेन तो होगा ही होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये तो है सिम्टम। लेकिन पूछा क्या है? नॉट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रैश ऑन अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रैश होगा, तो ये भी सिम्टम्स आता है। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो अगर आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एसटीडी, यूरिन जब करेंगे आप तो आपको क्या होगा? वहाँ पे पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो ये भी सिम्टम है, तो ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है। डिस्कम्फर्ट इन ईटिंग, तो इसका खाने से क्या संबंध? अगर आपको एसटीडी है तो आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको इंटरकोर्स के ड्यूरिंग पेन हो जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ रैशेस वगैरह हो जाएंगे यूरिन ऑर्गन्स के नजदीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन डी, डिस्कम्फर्ट इन द ईटिंग। तो डिस्कम्फर्ट ईटिंग का कुछ लेना देना नहीं है, विच इज नॉट सिम्टम, ये सिम्टम नहीं है एसटीडी का, नॉट सिम्टम ऑफ एसटीडी। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग ईटिंग ये एसटीडी का सिम्टम नहीं है। बाकी ये जो तीन है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, रैश ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये क्या है? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एसटीडी। ये सिम्टम कौन सा नहीं है? ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड टुडेज पेप्टिक अल्सर? व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड इन टुडेज पेप्टिक अल्सर? जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें एंटासिड का क्या काम है, क्या यूज है? एंटासिड मतलब क्या है? Antacid means these are the drug which will neutralize the acid, which will neutralize the acid present in the stomach. ये क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे किसको? एसिड को। कहाँ है एसिड? स्टमक में। ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड इन द पेप्टिक अल्सर? पहला ऑप्शन है हीलिंग ऑफ अल्सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है अवॉइडिंग द रिलैप्स ऑफ अल्सर, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोलिंग द अल्सर बिल्डिंग, ऑप्शन डी दिया है प्रमोट द पेन रिलीफ। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? हीलिंग द अल्सर, अल्सर को ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे? अल्सर हीलिंग एजेंट्स। तो अल्सर ठीक नहीं करेगा, एंटासिड विल नॉट करेक्ट द अल्सर। तो अल्सर हीलिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे सुक्रालफेड, सुक्रालफेड इज नोन एज अल्सर हीलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन डी में क्या दिया है? प्रमोट द पेन रिलीफ। पेन रिलीफ कौन करता है आपका? पेन रिलीफ करता है आपका पेन किलर्स, NSAIDs। सो टू रिलीव द पेन यू नीड अ पेन किलर,
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। कंट्रोल द अल्सर ब्लीडिंग, अल्सर ब्लीडिंग कंट्रोल कौन करेगा? एंटी कोएगुलेंट, अल्सर ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाली ड्रग है एंटी कोएगुलेंट, तो ये भी ऑप्शन में, ये दो ऑप्शन तो गए। ये ऑप्शन अल्सर हीलिंग जो दिया है, दिस ऑप्शन इज, ये अल्सर हीलिंग कौन करता है? अल्सर हीलिंग एजेंट सुक्राल पेट, तो ये भी नहीं बचा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन बी, अवॉइडिंग द रिलैप्स ऑफ अल्सर, तो अल्सर में क्या होगा? रिलैप्स न होने देने के लिए antacids use करेंगे। So antacids they will neutralize the acid in the stomach and they will prevent the further growth of ulcer. They will prevent the relapse of ulcer. So antacids, what is the purpose of antacid in today's ulcer therapy? To avoid the relapse of ulcer. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, तो लार्ज स्केल के लिए कौन सा टैबलेटिंग मशीन यूज करेंगे बॉस इन द इंडस्ट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट? पहला ऑप्शन में दिया है हैंड ऑपरेटेड पंच मशीन, तो दिया है सिंगल पंच मशीन। थर्ड ऑप्शन है रोटरी टैबलेट प्रेस, ऑप्शन डी दिया है मल्टी पंच मशीन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, इंडस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है टैबलेट का, और उसमें कौन से मशीन यूज करेंगे? तो हैंड ऑपरेट तो मशीन यूज करेंगे तो दिन में कितना टैबलेट बनेगा? बहुत ही कम। सो इट इज नॉट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन बी सिंगल पंच मशीन, सिंगल पंच मशीन और हैंड ऑपरेटेड मशीन मतलब क्या? सेम थिंग। रोटरी टैबलेट प्रेस मल्टी पंच मशीन है, मल्टी पंच मशीन मतलब 10 पंच है, 10 पंच है, या फिर 20 पंच है। 20 पंच भी अगर मशीन को होगा तो एक टाइम पे 20 टैबलेट बनेगा। सो अगेन ये भी रोटरी टैबलेट प्रेस, रोटरी टैबलेट प्रेस और रोटरी टैबलेट मशीन, ये क्या है? इट इज द machine used for the large scale production of tablet. So in the industry tablets are produced or tablets are punched by rotary tablet press, तो ये आंसर है उसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कंस्टिट्यूट अल्कोलॉइड। देखो देखो पूछा है, क्वेश्चन समझ के लो पहले। which of the following is not a drug, which of the following is not a drug with a chemical constituent alkaloid, मतलब नीचे जो ड्रग दी है उन्होंने, ये इसमें का कौन सा अल्कोलॉइड नहीं है? कौन सा अल्कोलॉइड नहीं है? देखो ऑप्शन ए दिया है सेन्ना, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है दतुरा, दिया है सेन्ना, ऑप्शन बी दिया है दतुरा, ऑप्शन सी वसाका, ऑप्शन डी विंका। देख लेते विंका में क्या है। विंका में होता है एंटी कैंसर अल्कोलॉइड्स, कौन सा है? एंटी कैंसर अल्कोलॉइड इंडोल अल्कोलॉइड्स, इंडोल अल्कोलॉइड्स क्या है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। Vinca is nothing but the Catharantius roseus. So leaves and flowering tops of Catharantius roseus and Acanthaceae. Okay, when Vinca. Alkaloids vincristin and vinblastin. तो ये अल्कोलॉइड्स है। वसाका में क्या है? में भी आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड होता है, वेसिसिन एंड वेसिसिनोन। इसमें भी आइसोक्विनोलिन टाइप का अल्कोलॉइड होता है, बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप। वेसिन एंड वेसिसिनोन एंटीटसिव है, ये क्या है? एंटीटसिव। देन धतुरा क्या है? धतुरा इज नथिंग बट द धतुरा स्ट्रोमियम फैमिली, सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है ये धतुरा, धतुरा स्ट्रोमियम फैमिली सोलेनेसी। तो इसमें अल्कोलॉइड्स कौन से? सो इसमें होता है आपका ओके अल्कोलॉइड लाइक, उसमें आएगा आपका, उसमें आता है आपका ये जो बेलेडोना में जैसे अल्कोलॉइड होता है, सो बेलेडोना में एट्रोपिन होता है, हायोसाइमिन होता है। सो हायोसाइमिन इज द अल्कोलॉइड, हायोसाइमिन इज द अल्कोलॉइड फ्रॉम धतुरा, तो उसको बोलते हैं ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स। सो ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स दे आर प्रेजेंट इन धतुरा। तो ये जो तीनों प्लांट है लास्ट के, सो दे विल गिव यू अल्कोलॉइड्स, सो दे विल गिव यू अल्कोलॉइड्स। याद रखना है आपको, ये अल्कोलॉइडल प्लांट कौन से? धतुरा इज plant containing alkaloid known as tropane alkaloid, Vasica consists of benzyl isopropyl alkaloid, Vinca consists of Vinca consists of indole alkaloids, Vinca consists of indole alkaloids, Vasica consists of benzyl isopropyl alkaloids and Dhatura consists of tropane alkaloids। तो ये तीनों जो है वो अल्कोलॉइडल प्लांट है, अल्कोलॉइड। बट सेन्ना क्या है? सेन्ना is nothing but the plant containing glycoside. It consists of senosides which are laxative and purgative। सेन्ना क्या है? सो इट इज अ ग्लाइकोसाइड्स। सो टोटली आंसर क्या आएगा आपका?
Option A. Remember, Datura will have glycosides, Vasaka will have glycosides, Vinca will have glycosides. These are the plant containing alkaloids. ये तीनों प्लांट में क्या हो गए? अल्कोलाइड्स हो गए. बट सेन्ना में क्या होगा? ग्लाइकोसाइड्स. Which of the following is not a drug with chemical constituent alkaloids? So senna is not drug with chemical constituent alkaloid. Senna में होता है glycoside. This was regarding the first 50 questions of paper. Remaining 50 questions we'll see in the next video. And I hope you are liking this video. आपको अगर पसंद आता है ऐसे वीडियो आपका और चाहिए तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector. Read twice and qualify 100